हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको कई सारे प्रश्न बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोग देखो। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो आपको एक समीकरण दिख रहा है Fe2O3 प्लस 2Al एंड गिव्स आउट आपका लिखा हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जो आप लोगों का था उसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं को पढ़ाया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एंड आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है। तो यहां आपका ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड डी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो यहां आप लोग देखो एक बात, यहां जो Al आपका है A2Al के साथ क्या जुड़ रहा है O3, तो यहां जो है विस्थापित हो रही है, क्योंकि यहां तो हो रहा है विस्थापन हो रहा है, इसलिए जो आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा वो करेक्ट होगा। याद रखना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो कि पेयजल जो पीने वाला जल है, ठीक है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है उसको जीवाणु रहित यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है, और उसको पीने योग्य बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है CaOCl2 यानी कि आपका CaOCl2 एंड बी ऑप्शन है CuCl2 एंड सी ऑप्शन है CaCl2 एंड डी ऑप्शन है CaCO3। तो आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको बताया जाए तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो यूज किया जाता है। लेकिन अब ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 3 कि लिखा क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, यानी कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। आपके पास ऑप्शन ए है कॉपर, बी ऑप्शन है आयरन लोहा एंड सी ऑप्शन है मैग्नीशियम जस्ता एंड डी ऑप्शन है सोडियम एंड आपका कैल्शियम। तो यहां अब आप लोग बताओ, जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है वो धातु का नाम बताना है। तो वो धातु कौन सा है, यहां आपको बताना है वो धातु जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो वो आपका है सोडियम एवं कैल्शियम। याद रखना, सोडियम एवं कैल्शियम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। यहां लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम होगा, यानी कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताऊंगा। आपको आज क्वालिटी कम दिख रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है, इसी के कारण कम क्वालिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो डेली दिया जाएगा चाहे जो आफत आ जाए। यहां आपके पास ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल एंड डी ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का तो एसिटिक अम्ल होगा नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम आपको पता होगा, पढ़ाया गया है। सबसे पहले आपको समूह पहचानना है, आखिर इसमें कौन सा समूह लगा हुआ है, फिर आप लोग जान पाओगे। लेकिन आईयूपीएसी का आप लोग वीडियो देख लो, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग समझो कि जो यकृत होता है, 5वां नंबर क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है। जो यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो क्या स्रावित करता है। ए आपका है लार, बी आपका है जठर रस, सी आपका है पित्त रस एंड डी ऑप्शन है अग्नाशयिक रस। तो जो यकृत होता है, यकृत वो जो स्रावित करता है, आप लोगों को पता होगा, वो आपका है पित्त रस। पित्त रस को स्रावित करता है, पित्त रस को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है पराग कोश में होते हैं। जो पराग कोश होता है, पुष्प में आपने देखा होगा कि जो पराग कोश होते हैं उनके अंदर क्या होता है। आपका ए ऑप्शन है वाहिदल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप एंड डी ऑप्शन है पराग कण। तो जो आपका पराग कोश होता है ना, पराग कोश को आप लोगों ने देखा होगा, और उसके अंदर जो आपका नर जननांग है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पराग कोश के अंदर पराग कण होता है। जो पराग कण वर्तिकाग्र यानी कि जो आपका मादा जनन तंत्र है वर्तिकाग्र, उस पर जब जाता है तो फिर ये का है, तो फिर क्या होता है,
आपका जो भ्रूण का निर्माण होगा, ऐसे आगे चलकर बहुत लंबा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। जो उद्यान मटर है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो अप्रभावी लक्षण है वो है, ए आपका है लंबे तने, बी है झुर्रीदार बीज, सी है गोल बीज, एंड डी है फैली हुई फली। जो फैली हुई फली है, तो फिर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो ये तो मैं आपको बता दूं। ये तो तने जो होते हैं, लंबे तने, वो तो आपके होते हैं प्रभावी लक्षण, लेकिन यहाँ आपको अप्रभावी लक्षण बताना है। गोल बीज भी प्रभावी ही होता है, ये भी प्रभावी होता है, लेकिन ये आपका जो होता है ये अप्रभावी होता है। तो ये सारे हो गए गलत, क्योंकि ये सारे होते हैं प्रभावी, लेकिन ये जो झुर्रीदार बीज हैं ये अप्रभावी लक्षण होते हैं। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कि निर्वात में, जो आप लोगों का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो मतलब जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और अपवर्तनांक कितना है 1.5 और चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो है बहुत इजी है। एक काम करना, यहाँ आपके पास ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 2 × 10�6 मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 × 10�6 मीटर प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो आपको मैं एक इजी तरीका बता देता हूँ। जो आप लोगों का 3.8 है, ये आपका 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ आपका दिया हुआ है। जितना आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है उतना से भाग दे देना, जितना भी अपवर्तनांक दिया हो इससे अगर आप भाग दोगे तो 2 × 10⁸ आ जाएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जितना अपवर्तनांक हो उसको आपको भाग दे देना है प्रकाश की चाल में, फिर आप लोगों का निकल जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। देखो 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन इनको आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप कैसे करोगे, ये आपके लिए वीडियो बन चुका है, आप लोग सर्च कर लेना। आपके पास ऑप्शन है ए यानी कि 3.6 × 10⁻3, बी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻4 एंड सी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6, डी ऑप्शन 3.6 × 10�5। देखो इजी है, इसको अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी तरीके से आप बता दोगे, क्योंकि इसका जो होता है 3.6 × 10⁻6 एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है। अब देखो ए ऑप्शन आपके पास है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। एक बात याद रखना, अगर कोई भी गतिमान आवेशित कण है तो केवल ना तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ना केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब देखो किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो आप ये समझो कि ये दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। कोई भी गतिमान आवेशित कण हो, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आप उसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसीलिए दोनों सही होगा। अब देखो थोड़ा सा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझ लो जितना मैं बता रहा हूं। यहाँ पहला है ताजे दूध जो होते हैं, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, ये आपको पता है। और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, अपना उत्तर समझाइए। देखो जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है, लेकिन उसका दही बन जाने के बाद उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। देखो समझाने की बात कुछ है नहीं। देखो जो आपका ताजा दूध होता है वो थोड़ा मीठा टाइप का होता है, चलो ये तो समझ में आया। लेकिन दही बन जाने पर क्या होता है, खट्टा, थोड़ा सा खट्टा, काफी ज्यादा खट्टा हो जाता है। अगर मीठा है तो खट्टा है तो उसका पीएच मान बताओ। अगर मीठे से खट्टे में जा रहा है तो कम तो होगा ना, क्योंकि जो अम्लीयता उसकी बढ़ रही है, उसमें अम्ल की प्रकृति बढ़ रही है। तो अगर अम्ल की प्रकृति बढ़ेगी तो पीएच मान में कमी होगी, क्योंकि जीरो से नहीं कहा जाता, 1 से 7 तक नहीं, 0 से 7 तक आपका पीएच मान, इसके नीचे 7 के नीचे आपका अम्ल होता है, लेकिन इसके ऊपर 14 तक, 7 से 14 तक क्षार होता है, और अम्ल जो होता है काफी ज्यादा खट्टा होता है। अब उत्तर में आपको लिखकर समझा दूं कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। चलो आपको पता चल गया, याद रखना। परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी, मैंने बताया, क्योंकि दही बन जाने पर जो मीठा दूध होता है वो खट्टा हो जाता है तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। जो इसकी अम्लीय प्रकृति है वो क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताजा दूध मीठा होता है परंतु जो दही बन जाता है वो खट्टा होता है। दही बन जाने पर वही जो दूध होता है ना मीठा से खट्टा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन अगर वो दही बन जाता है दही तो फिर उसकी पीएच मान में कमी होगी। ये याद रखना, क्योंकि ताजा दूध क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन दही बन जाने पर यही चीज खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आप देखो, दो नंबर, लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम बताना। जो लिंग संलग्नता से संबंधित बीमारी है, आपका उत्तर देखो हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है ये है, एंड वर्णांधता, ये होते हैं लिंग संलग्न रोग। जो लिंग संलग्नता से संबंधित है, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम लोग देखो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हो। तो देखो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट अथवा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखो नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ है कि आपकी जो नेत्र है उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी दूर तक वो वस्तुओं को देख सकता है, कितनी नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है। वही यहाँ कहा गया है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, और जितना प्रश्न बताया गया है इसको नोट कर लो। फिर आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो तैयार किया जा रहा है, इंग्लिश की भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो सभी लोग तैयार रहना। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि और सारे वीडियोज आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो इस वीडियो को आपको जल्दी से शेयर कर दो। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो उस सब्जेक्ट का आप नाम कमेंट कर दो, क्योंकि भाई तभी तो मैं जान पाऊंगा कि हाँ स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।